अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले कल के दो वाक़यात का ज़िक्र करेंगे। एक वाक़े का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से और दूसरे का कराची से है। इस्लामाबाद का वाक़या उस वक्त हुआ, कमरा अदालत में असद उमर मौजूद थे और इमरान खान साहब बाद में अपने वकला के झुरमुट में वहाँ पहुँचे तो असद उमर के साथ उनकी अलग सलह हुई, लेकिन इमरान खान ने बेरखुई से उनके साथ बैठने से भी इनकार किया और वहाँ रोस्टर पर जाके खड़े हो गए और वहाँ अपनी हाजिरी वगैरह लगा के 2 मिनट खड़े हो गए, हाजिरी लगा के वो कोर्ट से बाहर निकल गए और इस तरह किया कि असद उमर को देखा ही नहीं जैसे। तो ये सारी सूरत असद उमर के लिए भी काफ़ी परेशान कुन रही। और दूसरी जो सूरत हाल रही, जो दूसरी खबर बनी, वो है कराची की, जहाँ मेयर कराची का हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही थी और उस तकरीब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद थे और लोगों से वो मिल रहे थे। तो उस वक्त साबिक कौमी असम्बली के रुकन नबील गबोल ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन बिलावल भुट्टो ने उनसे हाथ नहीं मिलाया और मुँह दूसरी तरफ कर लिया और फिर एक दूसरे पार्टी के रहनुमा ने नबील गबोल को वहाँ से निकाल के अपने साथ ले गए। तो ये एक बहुत ही दोनों वाक़यात हुए हैं जो पार्टी के लीडरों के साथ उनके रहनुमाओं ने जो की हालत की है, ये देखने के काबिल थी। इमरान खान का तो खैर असद उमर अभी हाल ही में उसे छोड़ गए हैं तो उसका गम होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उनको अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी सियासत की शुरुआत के दिनों में ऐसी कंट्रावर्सियाँ होंगी तो आगे फिर क्या होगा। दूसरी तरफ असद उमर ने भी कोई लव लिहाज नहीं किया। रात 8 बजे फिर वो काशिफ अब्बासी के शो में ARY पे बैठ गए और फिर इमरान खान की बीच चौराहे पर धोती उतार दी और बताया कि सारे मामलात, सारे खराबियों की जड़ कोई और नहीं, इमरान खान खुद है। कौमी असम्बलियों से इस्तीफा दिलाने का वाक़या हो या पंजाब और KP के असम्बली तोड़ने का वाक़या हो, हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार का वाक़या हो या 9 मई का वाक़या हो, इन सब का ज़िम्मेदार इमरान खान है और ये सब इसने खुद की है। असद उमर ने बताया कि कौमी असम्बली के जो इजलास हुआ जिसमें शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब लड़ना था, हम पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, किसी को भी नहीं मालूम था कि इमरान खान क्या हरकत करने वाले हैं। उन्होंने फिर 123 अराकीन के इस्तीफे निकाले और कहा बस हमें जो है PM इलेक्शन का बायकॉट करना है और हम इस्तीफा देंगे। सब ने उसे मना किया, ख़ासतौर पे शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने कहा मैंने मना किया सख्ती से कि ये सही तरीका नहीं, लेकिन इमरान खान नहीं माने। उसके बाद मजबूरन शाह महमूद कुरैशी को फिर वहाँ जाके ऐलान करना पड़ गया। इस तरह दूसरे वाक़यात हुए, पंजाब असम्बली और KP के असम्बली तोड़ने का वाक़यात हुए। वज़ीर आला से लेकर एक MP तक सब मना कर रहे थे कि इसको रोको, इमरान खान को किसी तरह रोको, असम्बलियाँ न तोड़े, असम्बलियाँ टूटेंगी तो हम सब मुश्किलात में आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान की ज़िद थी कि नहीं, ये इसको तोड़ना है ताकि हुकूमत पर प्रेशर बने और फिर वो इंतखाबात कराए। यूँ इमरान खान ने अपने लिए सारी मुश्किलातें घड़ी और फ़ौज के साथ जो उसने बयानिया बनाया लड़ाई का, वो भी सबके सामने है। उस पर जनरल बाजवा ने भी कहा था कि इमरान खान पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, वो फ़ौज को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, वो अपने मंसूबा चाहता है जो कि जनरल फैज़ के साथ मिलकर वो ऐसा काम करे पाकिस्तान में कि दुनिया याद रखे, सारी फ़ौज उसके अंडर हो, जनरल्स उसके अंडर हो, चेयरमैन नैब उसके अंडर हो और ये सारे लोग, वो सारे कोर कमांडरों की तकर्री, ट्रांसफ़र और सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ही करे। तो ये सारी हरकतें, ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में थी, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहना पा रहा था। तो ये अब इसकी पूरी कोशिश थी, इसकी कोई दुश्मनी बाजवा ने कहा मेरे साथ नहीं, इसकी दुश्मनी फ़ौज के साथ है, मैं जाऊँगा तो उसके बाद फिर किसी और को शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जनरल बाजवा के बाद जाने के बाद जैसे हाफिज़ आसिम मुनीर ने इक़्तिदार संभाला, आर्मी चीफ का कमान संभाली, तो ये उनके खिलाफ शुरू हो गए और आज तक ये फ़ौज के खिलाफ रूलिंग चल रही है। टिकटॉक पे आप देखें, शॉर्ट्स में देखें, फेसबुक के रील में जाके देखें, हर जगह पर फ़ौज के खिलाफ आपको रूलिंग मिलेगी या आर्मी चीफ के खिलाफ मिलेगी। तो एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम शुरू की गई है और ओवरसीज़ में ख़ास तौर पे
اس کو تیز کر دیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، کینیڈا میں اس کو فوج کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں فوج کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، تو عمران خان کی فوج مخالف اور ملک دشمنی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر صرف ایک ہی رائے ہے کہ یہ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب پاکستان کو بچانا ہے یا عمران خان کو، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اتحادیوں سے، مسلم لیگ نون سے اپنے 3 مطالبات منوا لیے، جس پر اسد زرداری ناراض ہو کے دبئی بیٹھے تھے۔ وہ تھا جہانگیر ترین کی پارٹی کا بننا۔ زرداری مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہو گئے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گے، لیکن اب وہ کھل کر انہوں نے سیاست میں آ گئے اور سیاسی جماعت بنا دی ہے۔ اس پر بھی زرداری ناراض ہو کے دبئی چلے گئے اور ابھی تک ان کا قیام وہاں پر ہے۔ تو اس بات پر بھی وہ نالا ہے کہ یہ لوگ تقریباً 40-45 کا ایک گروپ جو نئی پارٹی میں جہانگیر ترین کے پیچھے چلا گیا ہے، وہ پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہا تھا، لیکن عین آخری لمحوں پر یہ پارٹی بنا کر ان لوگوں کو دوسرے راستے پر لگا دیا گیا۔ اس پر زرداری کو بہت غصہ آیا اور وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، جو ہمیں کرنا ہوگا ہم کریں گے۔ تو اس کے بعد ہی پھر چیزیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسد زرداری نے پھر ضد کی کہ پی سی بی کا چیئرمین ہمارا ہوگا، اور اس طرح وہ ذکا اشرف کو پی سی بی کا چیئرمین بنانے میں کامیاب ہو گئے تقریباً۔ آج وزیر اعظم نے بھی 2 نام ریکمنڈ کیے ہیں، اس میں ایک رمدے سابق جسٹس جو ہے رمدے کے بیٹے ہیں، اور دوسرے ذکا اشرف کا نام دے دیا ہے بورڈ کی ممبرشپ کے لیے۔ اس طرح ذکا اشرف تقریباً چیئرمین پی سی بی بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بجٹ میں بھی سندھ کے سیلاب زدگان کے لیے 25 ارب روپے کا اضافی گرانٹ رکھی گئی ہے، جو حکومت سندھ کو جاری کی جائے گی۔ یہ ان کی دوسری ڈیمانڈ تھی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ اور زرداری نے کہا تھا کہ تحریک جو بنی ہے نئی جماعت استحکام پاکستان جہانگیر ترین کی، اس کے 2 وزراء جو تھے اس وقت، ایک لنگڑیال تھا اور ایک اون چودھری، ان دونوں کو وفاقی عہدوں سے فارغ کیا جائے۔ تو ان دونوں کو بھی آج ریزائن لے کر دونوں کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ یوں پیپلز پارٹی نے اپنے سارے مطالبات منوا لیے ہیں، اور بلال بھٹو نے بھی کل وہاں کہا تھا کراچی میں کہ بھی ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ اختلافات نہیں ہیں۔ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے جو میثاق جمہوریت کیا ہے، ہم اس پر چلیں گے اور اسی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ یہ تھوڑے اختلافات چلتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ایک دوسرے سے لینے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنے آگے نہیں جائیں گے کہ یہ صورتحال خراب ہو۔ لیکن واقفان حال بتا رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے لیے عمران خان اب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ پھٹے لائن لگ چکے ہیں اور وہ ثانوی حیثیت میں آ گئے۔ تو اب ان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اسد زرداری دبئی بیٹھ کر اپنے پتے کھیل رہے ہیں، اور میاں نواز شریف لندن سے اپنے پتے کھیل رہے ہیں۔ اب کون کس پر بھاری پڑے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن دونوں جماعتوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور یہ لڑائی پنجاب کے میدانوں سے نکل کر سندھ میں بھی جائے گی اور پھر کے پی کے میں بھی جائے گی۔ سندھ میں یہاں دیکھا جائے تو پی ایل نون نے یہاں صرف بندی چینج کرنے کے لیے سندھ کے جو مسلم لیگ نون کے صدر تھے شاہ محمود شاہ، اس کو ہٹا دیا ہے، اور مفتاح اسماعیل کو بھی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا ہے، اور اس میں سندھ میں اب نئی جو ہے قیادت لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک مریم نواز اس کا فیصلہ نہیں کر پائی ہیں۔ لیکن شاہ محمود شاہ کو میں بھی پرسنلی جانتا ہوں، وہ ایک نفیس آدمی ہے اور ایک اچھے انسان ہے، اور مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے بڑی خدمتیں دی ہیں۔ اس طرح انہیں بغیر بتائے پارٹی عہدے سے سرپوش کیا گیا ہے، ہٹایا گیا ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا شگون نہیں ہے کسی کارکن کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان لاسٹ ویک جو عدالت میں آئے تھے اسلام آباد میں، تو وہ واقعہ بھی ابھی رپورٹ ہوا ہے کہ جس طرح فواد چودھری پولیس کو دیکھ کر گاڑی سے اتر کر بھاگے تھے، اور دیر دھاڑا دن جا کے 2 مرتبہ گرتے گرتے بچے لوگوں نے اسے سنبھالا، اس کی زبان نکل آئی تھی، اور وہ جا کے اندر کورٹ روم میں چھپے تھے، رات کو پھر پریس کانفرنس کر کے باہر نکلے تھے۔ تو اسی طرح ہی عمران خان کے ساتھ بھی سین ہوا گزشتہ ہفتے، جیسے کورٹ میں آئے تو انہیں پاخانے جانے کی ضرورت پڑی، باتھ روم کو جانے کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے کہا کوئی صاف ستھرا واش روم ہو، تو انہیں
जज के जो सेक्रेटरी का रूम है उसमें ले जाया गया। वहाँ जैसे वो उधर गए तो दो बंदे, कोर्ट के ही बंदे दो थे अफसर, वो उनसे किसी पेपर्स पर दस्तखत कराने के लिए वहाँ गए। तो उनको देखकर इमरान खान समझाया कि ये आईएसआई के बंदे हैं और उसे गिरफ्तार करने आए। तो इमरान खान ने वहीं से दौड़ लगा दिया, वो अब वॉशरूम नहीं गए, वहाँ से भागे और इसी तरह तेज़ी से भागे और सीधे जाके कोर्ट रूम में उन्होंने दम लिया। इस पर उनके साथियों ने उन्हें बताया कि वो तो कोर्ट के बंदे थे, आपसे दस्तखत कराने आए थे, आप खामखा भागे। लेकिन इसकी कोई वीडियो कहीं किसी के पास दस्तयाब नहीं है। अगर किसी दोस्त के पास दस्तयाब हो तो वो शेयर करे ताकि सब लोग देख सकें। तो ये हाल है इमरान खान का और ये था फवाद चौधरी का। लेकिन आज भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ है। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की ज़मानत मनसूख कर दी गई। जैसे ही उनकी ज़मानत मनसूख हुई तो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर दोनों कोर्ट से भागे और बड़ी तेज़ी से अपनी गाड़ियों में बैठे और वहाँ से निकल गए। ये जियो टीवी पर और हम न्यूज़ पर भी दिखाया गया तो किस तरह भाग रहे और भागकर गाड़ियों में बैठकर ये वहाँ से निकल गए। तो ये थी भगड़ों की जमात की कहानी, जो टक्कर के लोग थे और टक्कर देना चाह रहे थे, किस तरह कर रहे थे। दूसरी तरफ एक और ख़बर के पीछे से भी है कि परवेज़ खटक तकरीबन अपनी जमात बनाने के एंड पर हैं। 90% उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन वो सिर्फ इमरान खान के इंतज़ार में है कि वो कब इधर उधर होते हैं या नाअहल हो या गिरफ़्तार हो तो वो अपने लोगों के साथ मंजर आम पे निकल आएंगे। फ़िलहाल वो चुप साधे बैठे हैं, अभी तक बैठे रहेंगे जब तक कोई इमरान का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। उसके अलावा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने आज दोपहर को इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। आज इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए, वहाँ उन्हें आज पेश होना था लेकिन वो वहाँ पेश नहीं हुए, इसलिए उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं। उसके अलावा उनके साथियों में असद कैसर भी शायद शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, इन सब के वारंट जारी कर दिए गए हैं। तो अब देखना ये है कि इन वारंटों के बाद इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरा तज्ज़िया है कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अगर इमरान खान को बिल्कुल ही फाइनली मकू ठपने का प्रोग्राम फाइनल हो गया तो ही अंदर जाएंगे, नहीं तो उन्हें 16 सितंबर से पहले गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। आखिर में एक खबर और कि परवेज़ इलाही को बिलाखिर आज इस केस में ज़मानत मिल गई है। जो फैसला 3 दिन पहले महफूज किया गया था, आज फैसला सुना दिया गया। 10 लाख के मशकलों के एवज़ उन्हें ज़मानत दे दी गई है। लेकिन जैसे ही यहाँ ज़मानत अनाउंस हुई है, जैसे मैंने कल आपको बताया, परवेज़ इलाही की अभी गुलो फांसी नहीं होगी, अभी इनकी आज़ादी के दिन नहीं आए। और जैसे ही ये आज इसकी ज़मानत की खबर चली और दूसरे लम्हे इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक और केस दाखिल कर दिया गया, जिसमें मोनेस इलाही और परवेज़ इलाही मरकज़ी किरदार है। और अब परवेज़ इलाही को जैसे ही यहाँ से ज़मानत की मशकलें दाखिल करके रिहा होने की कोशिश करेगा तो इस नए मुकदमे में परवेज़ इलाही को उठा लिया जाएगा और फिर उसका रिमांड मांगा जाएगा और फिर 5-6 दिनों के लिए फिर इसको थानों कचहरियों में फार किया जाएगा। और ये सिलसिला अब चलता रहेगा जब तक कि स्पेन में बैठा हुआ भगोड़ा माफ़ी नहीं मांगता, 9 मई के वाक़यात की सानहे की मज़म्मत नहीं करता, इमरान खान से लातल्क़ी का ऐलान नहीं करता, तब तक उसका ये बूढ़ा बाप जेल की सख्तियाँ भुगता रहेगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।